दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट मेरे साथ रोहन ने शेयर किया है और मैं आपको रोहन के साथ घटी हुई इस घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद से आपको इस चैनल पर डेली हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहेंगी। और आप में से जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम केपी चौधरी है और मैं राजस्थान के अलवर का रहने वाला हूं। और मैं आपको बैक हॉरर चैनल पर, जो कि आपका ही चैनल है, इस पर हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रियल और सुपरनेचुरल इंसिडेंट की ओर। लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में आपको बताऊं उससे पहले, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा किस्सा है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी को भी जल्दी ही इस चैनल पर शामिल किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सुपरनेचुरल इंसिडेंट की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब ये घटनाएं आपके खुद के साथ होने लगती हैं और आपको महसूस होने लगता है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको ना चाहते हुए भी इन चीज़ों पर यकीन करना पड़ता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने तकरीबन 4 सालों तक इन सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ का सामना किया है और हम सभी को पता है कि आखिर ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। तो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, ये बात साल 1975 की है। उस समय पर मेरे दादाजी ने एक ज़मीन खरीदी थी। ये ज़मीन हमारे ही गांव में थी और इस ज़मीन को मेरे दादाजी ने काफ़ी सस्ते दामों में हड़प लिया था। ज़मीन को हड़प लिया था, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी ने ज़मीन को ख़रीदा नहीं था, बल्कि हमारे ही गांव के एक आदमी से ये ज़मीन धोखे से हथिया ली थी। मतलब इसकी रजिस्ट्री उन्होंने धोखे से करवाई थी और ये ज़मीन हमारे नाम हो गई। लेकिन जब से दादाजी ने इस ज़मीन को अपने नाम किया, तब से ही हमारा पूरा परिवार एकदम से गड्ढे में चला गया। हमारे परिवार के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते ही मेरे दादाजी एकदम से अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे और धीरे धीरे करके वो पागल हो गए थे। वो लोगों को गालियां देने लगे और अपनी ही जगह पर बैठे बैठे वो अपने मलमूत्र का त्याग कर दिया करते थे। वो किसी फकीर की तरह रहने लगे थे, ऐसे जैसे कि कोई गरीब आदमी रहता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे दादाजी किसी चीज़ से डरने लगे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज़ उन्हें दिखाई देती हो और उस चीज़ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हों। जब हमारे घर वालों को इस चीज़ का पता चला कि दादाजी काफ़ी बुरी तरह से पागल हो गए हैं, तो वो उन्हें लेकर कई सारे तांत्रिकों, मौलवियों और पंडितों के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी उनका कोई इलाज नहीं किया। मेरे दादाजी तकरीबन 3 सालों तक यूं ही पागलों की तरह हरकतें करते रहे और फिर इसके बाद एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। और जब हमारे परिवार वालों ने और गांव वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, तो वो गांव में कहीं भी नहीं मिले। लेकिन फिर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद शाम के समय वो उसी खेत में आधे गड़े हुए मिले थे, जिस खेत को उन्होंने ख़रीदा था, या फिर यूँ कहूँ कि धोखे से अपने नाम करवाया था। उस खेत में उनकी हालत काफ़ी ख़राब मिली थी। वो गर्दन की तरफ से ज़मीन में आधे गड़े हुए थे, उनके पैर ज़मीन से बाहर निकले हुए थे और जब उनको बाहर निकाला गया तो उन्हें देखकर साफ साफ महसूस हो रहा था कि किसी ने पहले इनकी गर्दन को दबाया हो और फिर इसके बाद गड्ढा खोदकर ज़मीन में गाड़ दिया हो। और उन्हें देखकर ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि उनकी जान काफ़ी तड़प तड़प कर गई है। किसी ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा है। और जब मेरे दादाजी की मौत हुई तो हमारा पूरा परिवार काफ़ी गुस्से में था
क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे किसी गांव के दुश्मन ने उन्हें इस तरह से मारा है। लेकिन काफ़ी दिनों तक पूछताछ करने के बाद और काफ़ी पता लगाने के बाद भी ये पता नहीं लगा कि आखिर उन्हें किसने मारा था और क्यों मारा था। लेकिन एक अजीब और हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी मौत उसी खेत में हुई थी जिसे उन्होंने कुछ महीनों पहले ही खरीदा था। और इस बात से हमारा पूरा परिवार चिंतित था, क्योंकि जब से उन्होंने वो खेत खरीदा था तभी से उनकी ऐसी हालत हुई थी। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगे थे और उनकी मौत भी उसी खेत के अंदर जाकर हुई। लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार सभी बातों को भूल गया। इस बात को तकरीबन 3 साल बीत गए और इन 3 सालों के भीतर हमारे परिवार में फिर से कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई थी। लेकिन 3 साल के बाद मेरे दादाजी के छोटे भाई, वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे दादाजी पागल हुए थे, उसी तरह से एकदम से पागल हो गए और वो भी दादाजी की तरह ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। इस बात से हमारा पूरा परिवार एकदम से हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार का एक और व्यक्ति अचानक से पागल हो गया हो। इस बात से हमारा पूरा परिवार डरा हुआ था। उस समय पर मेरी उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास थी और मैं अपने परिवार की इन चीज़ों को महसूस कर पा रहा था कि मेरा पूरा परिवार किस डर के साए में है। मैं आपको मेरे छोटे दादाजी के बारे में बताता हूँ। वो बिल्कुल वैसी ही हरकतें करने लगे थे जैसी हरकतें मेरे दादाजी किया करते थे। और फिर तकरीबन 2-3 महीनों के बाद ही अचानक एक दिन की बात है, छोटे दादाजी भी उसी तरह से गायब हो गए जिस तरह से मेरे बड़े दादाजी गायब हुए थे। और फिर हमने और हमारे पूरे गांव ने उनको गांव में चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। इसके बाद हम उसी खेत में गए जिस खेत को मेरे दादाजी ने खरीदा था। और हैरानी की बात ये थी कि छोटे दादाजी भी उसी खेत में थे। वो खेत में एक कोने में बैठे हुए थे और उनके पास एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था जो कि वहाँ पर खड़ा होकर कोई चीज़ खा रहा था। जब गांव वाले और मेरे घर वाले दादाजी के बिल्कुल पास पहुँच गए तो वो एक नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान थे और कुछ गांव वाले वहाँ से दौड़कर पीछे की तरफ भाग आए। और उन गांव वालों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हों। दरअसल वो मंजर ही काफ़ी ज़्यादा डराने वाला था। दरअसल जब गांव वाले दादाजी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मेरे छोटे दादाजी जमीन पर एक कोने में बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक चाकू था और वो उस चाकू से अपने पैरों को काट काट कर अपने पैरों का मांस उस कुत्ते को पटक रहे थे। और वो काला कुत्ता भी उस मांस को बड़े आराम से खा रहा था। दादाजी ने अपने दोनों पैरों को तकरीबन पूरा काट दिया था और उसका पूरा मांस उस कुत्ते को खिला दिया था। दादाजी के पैरों से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, लेकिन दादाजी मुस्कुरा रहे थे। और ये देखकर हमारा पूरा गांव और पूरे घर वाले डर गए। सब लोग दादाजी के बिल्कुल पास खड़े हुए थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी के पास चला जाए, क्योंकि सभी इस चीज़ से हैरान थे कि कोई आदमी इस तरह से कैसे कर सकता है। कोई अपने ही पैरों का मांस काट कर किसी कुत्ते को खिला रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। जिस समय तक गांव वाले दादाजी के पास पहुंचे थे उस समय तक काफ़ी लेट हो चुका था। दादाजी के शरीर से काफ़ी खून बह चुका था और इतना खून बह जाने की वजह से दादाजी की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद दादाजी को घर लेकर आया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस चीज़ से पूरा गांव हैरान था और गांव से ज़्यादा हमारा पूरा परिवार हैरान था, क्योंकि परिवार में पिछले 3 सालों के भीतर 2 मौतें हो चुकी थीं।
और हमारे परिवार के 2 बुजुर्ग आदमी हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। दोनों दादाओं के गुजरने के बाद हमें ये तो महसूस हो चुका था कि हमारे परिवार में जो भी चल रहा है ये साधारण नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दादाओं की मौत हुई थी वो वाकई में काफ़ी हैरान कर देने वाला मंजर था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर के दोनों ही बड़े बुजुर्ग आदमी एकदम से पागल हो जाएं और पागल होकर उनकी इस तरह से मौत हो जाए। इस चीज़ से हम काफ़ी परेशान थे और फिर मेरे पिताजी ने और मेरे चाचाओं ने सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम किसी बड़े पंडित को ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसके बाद मेरे पिताजी ने और मेरे चाचाओं ने किसी पंडित की तलाश करना शुरू कर दिया और काफ़ी दिनों तक तलाश करने के बाद उन्हें काशी में एक अच्छे खासे पंडित जी मिल भी गए जो कि काफ़ी विद्वान थे। मेरे पिताजी और मेरे एक चाचा दोनों मिलकर उन पंडित जी के पास पहुँचे और जब उन्होंने पंडित जी से हमारे घर के बारे में पूछा तो उन पंडित जी ने बिना बताए ही मेरे दादाओं के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरे दादाओं की मौत हुई थी। जब ये बात मेरे चाचा और मेरे पिताजी ने सुनी तो दोनों काफ़ी हैरान थे कि वो पंडित जी आखिर कुछ बताए बिना ही हमें ये सब कैसे बता सकते हैं कि परिवार में 2 बड़े बुजुर्गों की मौत हुई है। इस चीज़ से मेरे पिताजी और चाचा जी हैरान थे। फिर इसके बाद उन पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा कि अगला नंबर तुम्हारा है, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये बात सुनकर मेरे पिताजी एकदम से हैरान हो गए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। फिर मेरे पिताजी और चाचा जी ने उन पंडित जी से पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर हमारे ऊपर किसकी नज़र लग गई है। तब पंडित जी ने पिताजी और चाचा जी से कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी की नज़र नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे घर का खून अब उनके मुंह लग गया है। जब ये बात पिताजी ने सुनी तो पिताजी काफ़ी ज़्यादा डर गए और फिर पिताजी ने डरते हुए उन पंडित जी से पूछा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, हमें साफ साफ बताइए। तब उन पंडित जी ने बताया कि जो ज़मीन तुम्हारे पिताजी ने हड़पी है उस ज़मीन के ऊपर काफ़ी बरसों से प्रेत आत्माओं का कब्जा है और वो प्रेत आत्माएं कोई साधारण प्रेत आत्माएं नहीं हैं, बल्कि वो आत्माएं काफ़ी 1000 साल पुरानी आत्माएं हैं। और आत्माएं भी 1-2 नहीं बल्कि पूरा का पूरा उनका कबीला है जो कि उसी ज़मीन में निवास करता है जिस ज़मीन को तुम्हारे दादाजी ने धोखे से हथियाया था। पंडित जी की ये बात सुनकर मेरे पिताजी और मेरे चाचा दोनों के दोनों काफ़ी हैरान थे, क्योंकि जिस ज़मीन के बारे में पंडित जी बता रहे थे उस ज़मीन पर किसी भी प्रेत आत्मा की कोई बात ही नहीं थी। फिर मेरे पिताजी और चाचा जी ने उन पंडित जी से कहा कि जिस ज़मीन के बारे में आप किसी भूत प्रेत आत्मा की बात कर रहे हैं उस ज़मीन को हम सालों से देख रहे हैं। वो ज़मीन हमारे ही गांव में है और वहाँ पर आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसा कुछ महसूस किया जाए कि वहाँ कोई भूत प्रेत या फिर कोई आत्माएं हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो गांव में उस ज़मीन को लेकर कई बातें बन चुकी होती और लोगों को पहले से ही पता होता कि उस ज़मीन पर किसी तरह की आत्माएं हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक किसी ने भी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया है जिससे हम आपकी इस बात पर यकीन कर लें। इसके बाद जैसे ही उन पंडित जी ने हमारी ये बातें सुनी तो पंडित जी ने मुस्कुराकर हमसे कहा कि उस जगह पर भूत प्रेत आत्माएं बरसों से हैं, लेकिन वो प्रेत आत्माओं के रूप में नहीं थीं, बल्कि इससे पहले वो पितरों के रूप में थीं। जिस आदमी से तुम्हारे पिताजी ने वो ज़मीन धोखे से हथियाई थी उस आदमी की पीढ़ियाँ काफ़ी वर्षों से इसी गांव में रहती आ रही हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उस परिवार के लिए पितृ बन जाते हैं और फिर वो अपने परिवार की रक्षा करने लगते हैं। और जो ये परिवार था जिससे तुम्हारे दादाजी ने इस ज़मीन को हड़प लिया था
उस परिवार ने अपने बरसों पुराने पितरों को उसी जमीन में आश्रय दे रखा था, जो जमीन अब तुम्हारे पास है। लेकिन जब तुम्हारे दादाजी ने उस परिवार से वो जमीन हथिया ली, तो वो परिवार गांव छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से उस परिवार के जितने भी पितृ थे, वो पितृ अब बिना किसी भोग के हैं। उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है और अब वो आत्माएं तुम्हारे परिवार के ऊपर क्रोधित हैं। उनके परिवार की भले ही वो रक्षा करती आई हों, लेकिन तुम्हारे परिवार का विनाश कर देंगी। और आगे पंडित जी ने बताया कि वो प्रेत आत्माएं काफ़ी वर्षों पुरानी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, और एक दो नहीं हैं, बल्कि पूरे के पूरे कबीले के रूप में हैं। वो सैकड़ों की संख्या में हैं और इतनी ताकतवर हैं कि कोई भी पंडित, कोई भी मौलवी, कोई भी तांत्रिक उनका निवारण नहीं कर सकता। उनसे तुम्हारे परिवार को बचा नहीं सकता। तुम्हारे परिवार का अंत होना निश्चित है। पंडित जी ने ये सभी बातें मेरे पिताजी और चाचा जी को बताई थीं, और इसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी और चाचा जी को वापस गांव भेज दिया और कह दिया कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर पिताजी और चाचा जी दोनों घर आ गए, और जब उन्होंने घर आकर ये बातें हमारे परिवार को बताईं, तो हमारा पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और धीरे धीरे करके ये बातें हमारे गांव में भी पहुंच गईं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, ये सब हमारी ली हुई उस नई ज़मीन की वजह से है। उस ज़मीन पर प्रेत आत्माएं हैं और वो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगी। जब ये बातें गांव वालों के कानों में गईं, तो गांव वालों ने हमारे परिवार से बातें तक करना बंद कर दिया और पूरे गांव के लोग हमारे परिवार से कटे कटे रहने लगे। कोई भी हमारे घर नहीं आता था और ना ही कोई हमसे बातें करना तक पसंद करता था, क्योंकि पूरा गांव डरा हुआ था और गांव वालों को लगता था कि कहीं इनकी समस्या हमारे ऊपर ना आ जाए। लेकिन हमारे पूरे परिवार में दहशत का माहौल था। हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। पता नहीं आगे क्या होने वाला था, क्योंकि इस बार जो विपदा गिरने वाली थी, वो विपदा मेरे पिताजी के ऊपर थी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तकरीबन 3 साल बाद मेरे पिताजी भी ठीक उसी तरह से हरकतें करने लगे जैसी हरकतें मेरे दादाजी किया करते थे। वो भी पूरी तरह से पागल हो चुके थे। लेकिन इस बार वो केवल पागल नहीं हुए थे, बल्कि उनके ऊपर प्रेत आत्माएं भी हावी होने लगी थीं। वो ऐसी हरकतें करते थे कि मानो उनके ऊपर किसी तरह का कोई पजेशन आ गया हो। उनकी हरकतें पूरी तरह से बदल चुकी थीं, और इस बार हमारा पूरा परिवार इस सोच में था कि कैसे भी करके पिताजी को ठीक किया जाए, क्योंकि इसका अंत सभी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। मेरे 8 चाचा थे और उन 8 ने अपनी पूरी जान लगा दी कि कैसे भी करके पिताजी को ठीक किया जाए। लेकिन काफ़ी इधर उधर घूमने के बाद भी कोई इलाज नहीं मिला, और फिर आखिरकार हमें एक उपाय बताया गया कि हमारे दादाजी ने जितनी भी ज़मीन हड़पी थी, उस ज़मीन को उसके सही मालिक को वापस करना होगा। और हमने ये बात बहुत जल्दी मान ली, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम उस ज़मीन को वापस नहीं करते तो हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। कई पंडितों की बात मानकर हमने उस ज़मीन पर पूजा पाठ करवाई और पूरी विधि के साथ उस ज़मीन को ज़मीन के सही मालिक को सौंप दिया, जिससे हमारे दादाजी ने वो ज़मीन हथियाई थी। हम वो ज़मीन उसी को वापस लौटा चुके थे। वो ज़मीन भी थोड़ी बहुत ज़मीन नहीं थी, बल्कि 27 से 28 एकड़ ज़मीन थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उस ज़मीन को वापस लौटाने के बाद मेरे पिताजी धीरे धीरे करके ठीक होने लगे, और वो कुछ ही महीनों के अंदर ठीक हो गए। लेकिन हमारा पूरा परिवार आज तक उस घटना को भूल नहीं सका है, और हमें आज भी याद है कि उस ज़मीन को हथियाने के बाद हमारे पूरे परिवार के साथ क्या क्या हुआ था।
और हम कैसे इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।